Good morning friends, this is the 7th unit of midwifery, chapter 17, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट आपका होता है सर्विक्स का पूर्ण विस्तार होना, यानी कि कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स, यानी कि जब सर्विक्स का डायलेशन 10 सेंटीमीटर हो चुका है तो उसे कम्प्लीटली माना जाता है। ठीक है, फिर सेकेंड आपका होता है लेबर पेन्स स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें सेकेंड स्टेज ऑफ में ये होता है कि यूट्राइन जब कॉन्ट्रैक्शन जब तीव्र होता है और बहुत पावरफुल होता है तो पेन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक जब पेन स्टार्ट होता है तो 3 मिनट के बाद आते हैं। ठीक है, और 1 सेकेंड या 1.5 सेकेंड के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें थर्ड है आपका यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो अधिक शक्तिशाली हो जाता है और तीव्र हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो आवृत्ति है अवधि है ये इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, इसके मध्य जो अंतराल होता है तो वो कम हो जाता है। ठीक है, और जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की अधिक अवधि जो होती है तो वो 60 to 90 सेकेंड तथा जो मध्य का अंतराल होता है वो कम से कम 2 से 3 मिनट रह जाता है। ठीक है, जो फोर्थ है आपका डिसेंट ऑफ द फीटस, यानी कि गर्भस्थ शिशु का नीचे की ओर खिसकना। तो डिसेंट ऑफ द फीटस लेबर फर्स्ट स्टेज के दौरान ये होता है कि ये दौरान मतलब ये फर्स्ट में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड स्टेज है इसके दौरान ये तेज़ी से नीचे की ओर आता है। ठीक है, यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिट्रैक्शन तथा महिलाएं जो होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, उनके द्वारा जो लगाया गया जो वॉलेंट्री फोर्स होता है जो फीटस के लिए डिसेंट होने में सहायक होता है। ठीक है, और जो फिफ्थ है आपका रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि झिल्लियों का फटना। ठीक है, तो इसमें सर्विस के फुल डायलेशन के बाद और प्रसव की मतलब जो होती है लेबर की सेकेंड स्टेज होती है उसके प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग में जो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और जो पर्याप्त मात्रा में एमनियोटिक फ्लूइड बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक है, और इसमें एमनियोटिक फ्लूइड बाहर की ओर निकल जाने के कारण इसमें फीटस का जो वजाइनल टिश्यूज है उस पर जो दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है, जो कि इसमें जो बॉडी है उसके चौड़ा होने में सहायक होता है। और 6 है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज, यानी कि कोमल ऊतकों का विस्थापन हो जाना। तो जैसे जैसे फीटस का सिर नीचे की ओर आपका खिसकेगा वैसे वैसे पेल्विस को सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं विस्थापित होते जाते हैं। ठीक है, इसमें सॉफ्ट टिश्यूज मतलब अलग अलग विस्थापित जगह पे हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ जो ब्लैडर एब्डोमेन के ऊपर की ओर खिसक जाता है और जो हेड होता है उसके नीचे की ओर, इसमें कोई भी मतलब इंजरी न हो। पीछे की तरफ जो आपका रेक्टम है मलाशय जो भी सैक्रल कर्व है उसमें फ्लैट हो जाता है। ठीक है, और 7 आपका होता है कि योनि से होकर गर्भस्थ शिशु अंग का दिखाई देना, विजिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट पार्ट थॉट वजाइना। ठीक है, तो फीटस का नीचे की ओर डिसेंट होने पर वजाइना जो होती है वो आपका डायलेट हो जाती है। ठीक है, जिसमें से आपका जो फीटस है उसके सिर के बाल और प्रेजेंटिंग पार्ट दिखाई देने लगते हैं। और उसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान फीटस का जो हेड है ना वो नीचे की ओर खिसकता है और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो समाप्त हो जाता है, मतलब एंड हो जाता है उसके बाद। ठीक है, उसमें जो हो जाने के बाद ये हल्का सा मतलब ऊपर की ओर ये चला जाता है, लेकिन इसमें यूट्राइन जो मसल्स होता है ना उसमें रेक्टम के होने के कारण ये खिसकता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, उसमें वापस नहीं जाता है, वो ऊपर फिर वापस नहीं जा पाता है और इस प्रकार ये जो होता है धीरे धीरे नीचे खिसकता है। ठीक है, और इस कंडीशन में ऐसी स्थिति में जब इसका अधिकतम जो डायमीटर होता है, जो बायोपैराइटल डायमीटर होता है वो वल्वल आउटलेट को स्ट्रेच करता है। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन की समाप्ति मतलब एंडिंग होने पर भी ये वापस ऊपर की ओर नहीं जाता है और ये प्रक्रिया क्राउनिंग कहलाती है। ठीक है, और आपका 8 है डायलेशन एंड गैपिंग ऑफ द अनूस, यानी कि गुदा का फैलना और चौड़ा होना। तो इसमें क्या होता है कि जब फीटस का जो हेड होता है ना वो अच्छी तरह से पेल्विस की निचली सतह पर पहुंच जाती है और इसमें क्या होता है कि महिला द्वारा जो वॉलेंट्री फोर्स जब वो लगाती हैं तो अनुस जो आपका अनुस होता है वो फैल जाता है और इसमें स्टू भी पास हो सकता है। ठीक है, अदर मेम्ब्रेन 8 है आपका नहीं 7 है आपका अदर मेम्ब्रेन चेंजेस, मतलब महिलाओं में होने वाले परिवर्तन। ठीक है,
तो इसमें ये है कि ये 9th है। तो इसमें संकुचनों जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के साथ आपका जो फीमेल को रक्त जो दाब है इसमें 10 से 15 mm ऑफ Hg वृद्धि हो सकती है। ठीक है, इसमें महिला जो है वो थकी हुई फील करेगी, बहुत ज़्यादा वो टायर्ड है फीमेल। और इसमें थर्ड ये कि फीमेल की जो हार्ट रेट होती है उसकी दर जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, फिर फीमेल के शरीर में तापमान में हल्की सी मतलब वृद्धि होती है। ठीक है, 0.5 से लेके 1 सेल्सियस तक हो सकती है। ठीक है, और फर्स्ट स्टेज की भांति इस मतलब इस जो स्टेज होता है ये स्टेज, इसमें भी जो आपका अमाशय होता है उसकी गतिशीलता अधिक बढ़ जाती है, कम इसमें कम हो जाती है। ठीक है, और जो बियरिंग डाउन एफर्ट्स के दौरान जो फीमेल का होता है उसका चेहरा जो होता है, फेस होता है, वो एकदम टायर्ड होती हैं, और इसका जो गर्दन में पाई जाने वाली जो शिराएँ हैं वो उभर जाती हैं, जो भी वेन्स वगैरह होती हैं। और 10 है आपका कि एक्सपल्सन ऑफ द फीटस, यानी कि गर्भस्थ शिशु का बाहर आना। तो लास्ट में जो बेबी है वो बाहर आ जाएगा। तो इसमें फीटस का जो बर्थ कैनाल से बाहर मतलब सेकेंड स्टेज के ऑफ लेबर की प्रमुख एक घटना है। ठीक है, इसे एक्सपल्सन स्टेज ऑफ लेबर भी कहते हैं। तो इसमें तीव्र यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के जो उसमें प्रभाव होता है, फीटस को धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकाता है। ठीक है, और इसमें खिसकते समय कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन महसूस हो जाएगा तो इसका सिर अधिक मुड़ जाता है। ठीक है, जिससे सिर में फ्लैक्शन हो जाती है। ठीक है, और इसे नीचे की ओर खिसकने में हेल्प होता है। तो इसमें फर्स्ट ये कि फ्लैक्शन के बाद जो इंटरनल रोटेशन की प्रक्रिया है ना वो होती है, जिसमें कि फीटस लगातार नीचे की ओर गति करता है, और मांसपेशियों में रिट्रैक्शन होने के कारण ये वापस ऊपर की ओर नहीं जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब बच्चे का क्राउनिंग हो जाता है। ठीक है, और थर्ड ये कि क्राउनिंग के बाद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एंड हो जाता है, और इसमें एक्सटेंशन के द्वारा फीटस के सिर का डायलेशन हो जाता है। और फोर्थ ये है कि इसके बाद जो रेस्टिट्यूशन तथा एक्सटर्नल रोटेशन जो है उसकी घटना कम हो जाती है, और इस प्रकार जो फीटस का डिलीवरी हो जाती है, और इसके साथ ही मतलब प्रसव की जो मतलब जो लेबर है उसके स्टेज का मतलब एंडिंग हो जाता है। और इसमें 2 बल सहायक होते हैं, एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है और एक वॉलेंट्री फोर्स बाय मदर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, तो इसमें क्या मैनेजमेंट करेंगे तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जो भी फीटस की जो डिलीवरी होती है ना उसमें ये इस ड्यूरेशन के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन और उसके फीटस का मतलब उसमें ऑब्जर्वेशन मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, और उसमें करना चाहिए फीटस और मदर का मतलब मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, और पर्पज ऑफ मैनेजमेंट में ये होता है कि इसमें कि जो एक मतलब जीवित बेबी मतलब कि लाइव बेबी का बर्थ हो और जो वो बेबी हेल्दी हो। ठीक है, और सेकेंड ये कि पेरिनियल इंजरी से उसको प्रिवेंट करना चाहिए। ठीक है, कि उसको कोई इंजरीज ना हो, बेबी को कोई चोट ना लगे। ठीक है, और फीमेल में जो फीटस में जो कॉम्प्लिकेशन की रोकथाम करनी चाहिए। और जो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और तो उसमें यह है कि लेस इंटरवेंशन विथ मोड ऑब्जर्वेशन, मतलब इसमें है कि कम क्रियान्वयन अधिक अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, कम क्रियान्वयन के साथ अधिक अवलोकन करना चाहिए इसमें। और इन्फेक्शंस को रोकने के लिए पेरिनियल पैड लगाना चाहिए। ठीक है, और इसमें फीटस का जो यूट्राइन कैविटी है उसमें प्राकृतिक रूप से बाहर आना को असिस्ट करना चाहिए। ठीक है, और ये किसी भी प्रकार का कोई जल्दबाजी से बचना चाहिए। ठीक है, और इसमें अब एक और है पॉइंट, मातृक स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करना, यानी कि इवेल्युएशन ऑफ मैटरनल हेल्थ असेसमेंट स्टेटस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है कि वाइटल साइन का मतलब आकलन करेंगे, और यूरिनरी डिस्ट्रेशन का आकलन करेंगे, और इसमें महिला का हाइड्रेशन लेवल का भी आकलन करेंगे। ठीक है, और फिर इवेल्युएशन ऑफ फीटल हार्ट रेट, यानी कि फीटस की कुशलता का पता लगाने के लिए जो फीटस डिसेंट की रोकथाम के लिए
फीटल हार्ट रेट की जांच प्रत्येक 5-5 मिनट पर करना चाहिए, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर, प्रसव की प्रगति का मूल्यांकन, यानी कि फर्स्ट इसमें ये होता है कि मेम्ब्रेन्स की कंडीशन का इसमें पता करेंगे, फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का आकलन करेंगे, फिर लेबर पेन का आकलन करेंगे, ठीक है। वजाइनल एग्जामिनेशन होता है, इसमें फीटस की जो पोजीशन है और स्टेशन जो है ना उसको पता करने के लिए वजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो फीटस के हेड का पता लगाकर नीचे की ओर खिसकने के सुनिश्चित करना है, ठीक है। फिर सर्विक्स के डायलेशन और मेम्ब्रेन की कंडीशन का आकलन करना है, और इसमें एक और एक पॉइंट है कॉर्ड प्रोलेप्स का पता करने के लिए, ठीक है। समांतर और ये प्रसूति की जब तैयारी की जाए, प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी की, तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले फर्स्ट ये कि डिलीवरी के लिए डॉर्सल पोजीशन में फीमेल को रखना है, लिथोटोमी पोजीशन का यूज किया जाता है। और मतलब यदि महिला का कंडीशन कोऑपरेटिव है, यानी कि वो सही से है, मतलब फीमेल, तो ऐसी कंडीशन में डॉर्सल पोजीशन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और यदि कंडीशन मतलब ठीक नहीं है फीमेल की, तो इसमें लिथोटोमी पोजीशन दिया जाता है, ठीक है। और यदि फीमेल जो है जो वेरिकोसिस से पीड़ित है, तो उसे कंडीशन में लिथोटोमी पोजीशन में डिलीवरी करा देना चाहिए, ठीक है। और थर्ड ये कि लेबर जो रूम होता है उसमें जो लाइट होती है वो मतलब पर्याप्त होनी चाहिए, ठीक है। और जो फोर्थ है जो डिलीवरी के बाद जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी केयर करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आवश्यक रूप से रेडी रखना चाहिए, और जो ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस इन्फेक्शन को रोकने के लिए स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ ये है कि न्यूबॉर्न में हाइपोथर्मिया की संभावना अधिक होती है, जिससे न्यूबॉर्न तुरंत पैदा होते हैं, तो उसमें ये कंडीशन देखने को मिलता है। और हाइपोथर्मिया से बचने के लिए आवश्यक आपका तैयारियाँ पहले से ही कर लेनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि गर्म कपड़ा और कंबल जो होता है, ब्लैंकेट होता है, उसका मतलब इंतज़ाम कर लेना चाहिए, ठीक है। रेडिएंट वार्मर की व्यवस्था करनी चाहिए, और इंक्यूबेटर की भी व्यवस्था करनी चाहिए, और ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्लीन हैंड्स, क्लीन सरफेस, क्लीन कॉर्ड, क्लीन ब्लड और क्लीन जेनाइटर ट्रैक यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और जो नाइन्थ ये है कि जो लेबर है उसकी सेकेंड स्टेज के दौरान जो निम्न कुछ साइन की उपस्थिति इस बात का संकेत देती हैं कि इसमें डिलीवरी के कुछ ही समय में होने वाली है, इनकी बेबी बाहर आउट होने वाला है, ठीक है। जो वल्वा के मध्य जो गैप दिखाई देता है, वल्वल गैपिंग, गुदा से कम मल का निकलना जारी रखना। थर्ड है पेरिनियल का पता हो जाना तथा हल्की से फूट जाना, ठीक है। फोर्थ है कि वल्वा से होकर गर्भ शिशु के सिर का दिखाई देना। अब प्रोसेस ऑफ डिलीवरी में ये होता है कि फर्स्ट ये है डिलीवरी ऑफ द हेड, फिर सेकेंड है डिलीवरी ऑफ द शोल्डर, थर्ड ये डिलीवरी ऑफ द ट्रंक और पेरिनियल लैक्टेशन। और जिसमें जो ये थे कि फीटस की डिलीवरी के दौरान पेरिनियल से रप्चर होने के से रोकता है, हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यदि सावधानीपूर्वक कुशलता से कार्य किया जाए, यानी कि ठीक से किया जाए, तो ये लैक्टेशन के मात्रा को अवश्य मतलब किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसमें पेरिनियल जो फर्टल होता है उसको रोकने के भी कुछ उपाय हैं। इसमें ये है कि फर्स्ट ये है कि हेड के ईयरली एक्सटेंशन को रोकना, और सेकेंड ये है कि हेड के बलपूर्वक डिलीवरी को टालना होता है, ठीक है। फिर थर्ड ये है कि महिला को अच्छी प्रकार से समझा देना चाहिए कि उसे कब और कैसे प्रेशर देना है, ठीक है। फोर्थ ये कि पेरिनियल से हाथों से हटाकर करना चाहिए, और फिफ्थ ये कि हेड की डिलीवरी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के मध्य ही करना चाहिए, ठीक है। फिर सिक्स ये कि पेरिनियल लैक्टेशन से बचाने के लिए जो फीमेल होते हैं उसमें समय से एपिजिटोमी कर देना चाहिए, ठीक है। और सेवन ये कि कंधे की डिलीवरी के दौरान विशेष सावधानी रखना चाहिए, ठीक है। फिर न्यू बॉर्न का जो जन्म के तुरंत जो न्यू बॉर्न होते हैं उनकी केयर कैसे करते हैं, तो उसमें ये कि जो न्यू बॉर्न होते हैं ना उनकी तुरंत केयर, जो न्यू बॉर्न की केयर होती है उनको मतलब क्लीन और
सूखे कपड़े में से ढक के रखना चाहिए, ठीक है। और इसमें है कि सेकेंड है कि हेड के जो शिशु का जो हेड होता है ना उसमें हल्के से नीचे की तरफ रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा इसलिए करना चाहिए कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो शिशु का जो ट्रैकिया होता है, ब्रोंकाई होता है ना, और जो भी म्यूकस और एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें बाहर निकल जाएगा बेबी का, ठीक है। और न्यूबॉर्न को यूट्रस से नीचे लेवर पे रखना चाहिए, ठीक है। और ऐसा करने से जो होता है प्लेसेंटा से ब्लड का नवजात शिशु की ओर प्रवाहित हो जाता है। और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें सांस जो श्वसन मार्ग होता है उसका, उसमें प्लास्टिक से निर्मित म्यूकस एक्सट्रैक्टर के द्वारा मिकोनियम और एमनियोटिक फ्लूइड म्यूकस को जो ऑब्जर्व करता है, ठीक है, उसको बाहर निकाल देता है। अब अपगार के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपगार का सबसे पहले फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं कि अपगार होता है क्या है। तो ए फॉर जो होता है अपीयरेंस यानी कि कलर ऑफ स्किन होता है, ठीक है। फिर पी फॉर होता है पल्स रेट, ठीक है, तो इसमें पल्स और रेट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जी फॉर डैमेज होता है यानी कि मसल स्टोन के बारे में बताया जाता है। फिर ए फॉर एक्टिविटी होता है, फिर इसमें रिफ्लेक्शन के बारे में होता है। फिर आर फॉर रिस्पायरेटरी एफर्ट होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन अपगार का ये होता है कि अपगार जो स्कोर है वो 1952 में डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने यूएस के जो एनेस्थेटिक्स थे वो उन्होंने ये परीक्षण नवजात के लिए 1 मिनट बाद 5 मिनट बाद किया जाता है, ठीक है। इसके बाद न्यूबॉर्न के 5 मतलब जो वाइटल्स होते हैं चिन्हों का परीक्षण करना चाहिए, यानी कि जैविक चिन्हों का परीक्षण करना चाहिए, ठीक है। अपगार स्कोरिंग में ये ऐसे होता है कि जैसे कि जैविक चिन्ह, जैसे कि त्वचा का रंग अगर है तो उसको, अगर 0 है तो उसको नीला या पीला, और स्कोर उसको क्या देंगे 1 है तो बॉडी का गुलाबी तथा हल्के हाथ पैर का नीला होना, 100 प्रति मिनट से कम होना है तो इसमें 1 स्कोर दिया गया है। और 2 स्कोर उसको दिया गया है गुलाबी 100% मिनट से अधिक होता है, ठीक है। और इसमें सेकेंड है कि हृदय जो होता है आपका हार्ट बीट होता है उसकी धड़कन, और इसमें 0 अगर अनुपस्थित हो तो इसका अगर 100 प्रति मिनट से कम होना तो इसमें 1 स्कोर दिया गया है, और 2 है तो अधिक स्कोर दिया गया, ठीक है। फिर श्वसन रिस्पायरेटरी रेट, फिर अगर इसमें एब्सेंट है और इसमें अगर धीमी और अनियमित है तो इसमें 1 स्कोर देंगे, और अगर अक्षर होते हैं तो उसमें 2 स्कोर देंगे, ठीक है। और अगर रिफ्लेक्शन है और प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति है तो 0 है, और धीमी प्रतिक्रिया है तो इसको 1 स्कोर देंगे, और जब बेबी अच्छे से रोता है तो उसमें 2 स्कोर देंगे, ठीक है। मसल स्टोन आपका शिथिल मांसपेशियाँ हैं और हाथ पैर में कुछ फ्लेक्शन की उपस्थिति है तो इसको 1 स्कोर देंगे, और अगर सक्रिय हलचल की उपस्थिति है तो इसमें 2 स्कोर देंगे बेबी को, ठीक है। प्रत्येक वाइटल साइन में 0 से 1 या 2 से दिए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो मतलब मैक्सिमम अंक होता है वो 10 हो सकता है, और न्यूबॉर्न का जो स्कोर होता है वो आपका 0 से 10 के बीच होता है, तो इसे शिशु की कंडीशन को अच्छा माना जाता है। और यदि न्यूबॉर्न का स्कोर 5 से 7 के बीच आता है तो इसका मतलब अर्थ यह होता है कि न्यूबॉर्न बाहरी वातावरण में खुद को एडजस्ट करने में हल्की सी मुश्किलों का सामना कर रहा है, ठीक है। और इसमें अगर थर्ड ये कि न्यूबॉर्न का स्कोर अगर 0 से 4 के बीच आता है तो इसमें सीवियर डिस्ट्रेस की अनुपस्थिति का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। और अब जानते हैं नाभिनाल का बांधना और काटना, यानी कि अम्बिलाइकल कॉर्ड को बांधना। अम्बिलाइकल कॉर्ड को काटने से पहले 2 स्थानों पर बांधना चाहिए, ठीक है। तो पहला इसमें ये होता है कि नाभिनाल से लगभग 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे मतलब काटना चाहिए, जबकि दूसरा बंधन जो है पहले से लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी पे काटना है, ठीक है। फिर इसका जो बंधन है वो ट्विंस प्रेगनेंसी की कंडीशन में, और जो अम्बिलाइकल है नाभिनाल से ब्लीडिंग की जो संभावना होती है ना उसको रोकता है, ठीक है। और साथ में बेड पे जो ब्लड फैलते हैं उसको भी रोकता है, ठीक है। तो दोनों जो बंधनों के बीच से अम्बिलाइकल कॉर्ड को काट देना चाहिए, और अम्बिलाइकल कॉर्ड की लगभग 5 सेंटीमीटर अर्थात 2 से 2 इंच की दूरी पे मतलब की जानी चाहिए, ठीक है।
और इसमें नेक्स्ट है कि अम्बिलाइकल कॉर्ड को काटते समय उसे हथेली पर रखना चाहिए और तथा दूसरे और तीसरी उंगली से कैंची से काटना है, ठीक है, और उसमें ध्यानपूर्वक काटना है, ठीक है। और काटने के बाद जो अम्बिलाइकल कॉर्ड होता है ना, उसका परीक्षण करना है, ठीक है। अब फिर अम्बिलाइकल कॉर्ड को 2 आर्टरी और 1 वेन होती है, तो इसमें एग्जामिन के बाद इस पर जो एंटीसेप्टिक पाउडर लगाकर कॉटन और गॉज पीस से ड्रेसिंग कर देना है, ठीक है। और जो निम्न कंडीशन में अम्बिलाइकल कॉर्ड को तुरंत बांध देना चाहिए। एक तो इनकम्प्लीबिलिटी हो, और इसमें सेकेंड ये कि मदर की डायबिटिक मतलब हो, और थर्ड ये है कि जो न्यू बॉर्न बेबी हो वो एस्फेक्सिया हो अगर उसमें, तो उसको बांध देना चाहिए, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।